सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबर। पाकिस्तान में बाजौर के खाल में राजनीतिक कार्यक्रम में रविवार को हुए आत्मघाती विस्फोट में जमीयत उलेमाए इस्लाम फजल के एक स्थानीय नेता सहित कम 35 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि शहीद पुरुषों और महिलाओं के सम्मान के लिए जल्दी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11 बजे दगशू शेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। सुबह 11:45 पर उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 11:45 पर प्रधानमंत्री मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इंडिया के 21 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा करार देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी इस मुद्दे पर उनकी निर्लज्ज उदासीनता को दर्शाती है। विपक्षी गठबंधन का संसदीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर गया था। सांसदों ने पहले दिन चुराचांदपुर, बिष्णुपुर और इम्फाल पश्चिम जिलों में राहत शिविरों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि राज्य में जल्दी से जल्दी शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अथक प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने कल राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और उन्हें राज्य के मौजूदा हालात से अवगत कराया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि मणिपुर कहां फैल सकता है, यह चिंता का विषय है। महिला कांग्रेस द्वारा इंदौर में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव किए गए कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि मणिपुर कहां फैल सकता है, यह चिंता का विषय है। इस घटना ने देश को बदनाम किया है। इंटरनेशनल प्रेस ने इसे ज्यादा कवर किया है। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मणिपुर चल रहा है और 90 दिन होने के बावजूद डबल इंजन की सरकार हिंसा रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही। भारत में बाघों की स्थिति रिपोर्ट के तहत साझा किए गए राज्य स्तरीय आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में बाघों की आबादी में 18.49% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन के दौरान देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य भाग में तेज और बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और उड़ीसा में कल बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। टेरेसा में महिला हॉकी में भारत ने मेजबान स्पेन को हराकर 3 देशों की टोर्नियो डेल सेंटिनेरियो प्रतियोगिता जीत ली। स्पेन की हॉकी फेडरेशन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मणिपुर मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। विपक्ष संसद में पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है, लेकिन जब पीएम संसद में नहीं आए तो विपक्षी गठबंधन मणिपुर पहुंच गया। इंडिया गठबंधन के 21 सांसदों ने मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा किया और आज दिल्ली लौट आए हैं। तो मणिपुर में इंडिया ने क्या देखा जिस पर मच गया बवाल, देखते हैं ये रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 2 दिन का मणिपुर दौरा पूरा कर आज दोपहर दिल्ली लौट आया। कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मणिपुर के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है। लोगों के घरों में खाना और दवाइयां नहीं है, बच्चों के पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कॉलेज के छात्र कॉलेज नहीं जा सकते। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, वहां लोगों के साथ जो हुआ है उससे हमें निराशा हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यहां आए, वहां की जमीनी हकीकत देखने के लिए मणिपुर का दौरा करना चाहिए। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हम चाहते हैं कि मणिपुर में शांति बहाल हो। हमारी एकमात्र मांग है कि दोनों समुदाय सद्भाव से रहें। मणिपुर में स्थिति पीड़ादायक है। इसके पहले इन सांसदों ने मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद 21 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी उन्हें सौंपी, जिसमें उन्होंने मांग की है कि राज्यपाल सरकार से कहे कि राज्य में हो रही हिंसा को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं। विपक्षी सांसदों ने कहा है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी दिखाती है कि वो गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि 3 महीने से मणिपुर के हालात शांत होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता शनिवार को मणिपुर पहुंचे थे।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के 21 सांसद 2 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे थे। इंडिया गठबंधन के सांसदों के डेलीगेशन ने चुरा, चांदपुर और इम्फाल के राहत शिविरों का दौरा किया था। राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बात की, उनकी तकलीफें समझी और उन्हें हिम्मत दी। वहीं दिल्ली में बैठे बीजेपी नेता इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर बीजेपी फंस गई है, वहीं कांग्रेस देश में फिर उभर रही है। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें साफ है कि पिछले 1 साल के अंदर कांग्रेस के वोट बैंक में 4 से 5% का इजाफा हुआ है और हालात यही रहे तो 2024 चुनाव तक कांग्रेस का वोट शेयर से लेकर सीटों के मामले में भी बीजेपी को पीछे छोड़ सकती है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 का होने वाला लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कितना मुश्किलों भरा होने वाला है, इसका अंदाजा बीजेपी को अपने ही गढ़ में मिल रही हार के बाद से हो चुका है। पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त हार मिली है। उपचुनावों में भी महाराष्ट्र में कस्बा सीट से बीजेपी का 28 साल का दबदबा खत्म हो गया है। बीजेपी की चिंता उसके खिलाफ बने इंडिया गठबंधन ने पहले ही बढ़ा रखी थी और अब कांग्रेस के बढ़ते दबदबे ने उसे पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। इंडिया गठबंधन में 26 दल एक साथ आए हैं और इस गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस दिख रही है। इसी कड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की बदली रणनीति से लेकर राहुल गांधी की भूमिका पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की पूरे हिंदुस्तान में दबदबे की शुरुआत हो चुकी है। जिस कांग्रेस पार्टी को खत्म मान लिया गया उसने पूरे हिंदुस्तान में दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। अधीर ने राहुल गांधी को परिपक्व राजनेता बताते हुए उन्हें ब्रिटेन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर अमेरिका के दौरे तक का जिक्र किया। अधीर ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, राहुल गांधी चाहे अमेरिका जाए, लंदन जाए या ऑक्सफोर्ड जाए, राहुल को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस की बढ़ती ताकत बीजेपी के लिए हार का संकेत है। वहीं महाराष्ट्र से भी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें आईना दिखाया है। सामना ने फिर बीजेपी की पोल खोल दी है। उद्धव के वार से बीजेपी में खलबली मच गई है। इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार घबराई हुई है। शायद यही वजह है कि ये लोग बार बार इंडिया का अपमान करते हैं और हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अब सामना में छपे लेख ने पीएम मोदी को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, संसद में मानसून सत्र के चौथे दिन पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया था। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए इंडिया को लेकर बेतुका बयान दिया था। उनके इस बयान पर विपक्ष के साथ साथ आम लोगों ने भी नाराजगी जताई है। पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, जिसके बाद से बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अब सामना में भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया गया और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले व्यापारी बनकर आए और शासक बन गए। दिल्ली के गुजराती शासक भी व्यापारी हैं। सामना में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के दौरान आज का संघ परिवार कहीं भी नहीं था। आजादी के लिए खून की एक बूंद भी बहाए बिना आज ये टोली आजादी के सारे फल चख रही है। विभाजन के समय जब बंगाल के नोआखाली में सांप्रदायिक टकराव हुआ था, तब महात्मा गांधी निडर होकर सबके सामने डट गए थे। सामना में मणिपुर मामला भी उठाया गया और कहा गया कि आज मणिपुर अशांत है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ना तो वहां जा रहे हैं और ना ही बात करने को तैयार है। सामना में कहा गया कि पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी की उपमा दी। उद्धव के जवाब से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो लालू प्रसाद यादव ने भी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। इंडिया गठबंधन की दोनों बैठकों में लालू यादव की मौजूदगी और उनकी सक्रियता हर किसी ने देखी थी। आज एक बार फिर लालू यादव ने बीजेपी को ललकारते हुए साफ कर दिया कि 2024 में बीजेपी की हार तय है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 23 जून को विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। यह बैठक सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई थी। इसके बाद अगली बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 18 और 19 जुलाई को हुई। यहां मेजबान कांग्रेस पार्टी थी। सोनिया गांधी मुख्य भूमिका में नजर आई और यहीं पर इस गठबंधन को इंडिया नाम मिला, जिसके बाद से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मुंबई में होगी। इस बैठक को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। इस बयान से बीजेपी में भी हड़कंप मच गया है। लालू ने कहा है, बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाली पार्टियां एक साथ आ रही हैं।
बीजेपी का सफाया तय है। आने वाले समय में हम यानी इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में मिलने जा रहे हैं, जहां हम आगे की रणनीति को अंतिम रूप देंगे। आज पटना में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने संगठन की पहली बैठक का आयोजन किया था। ये बैठक तेज प्रताप ने अपने आवास पर की थी। बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मंच पर तेज प्रताप यादव के साथ दिखे, जहां उन्होंने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि 2024 में उनकी हार तय है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी संयुक्त रूप से आयोजित करेगी। मुंबई में होने जा रही विपक्षी दलों की तीसरी बैठक काफी अहम है, क्योंकि इस बैठक में सीटों के बंटवारे समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसमें 26 से ज्यादा दलों के शामिल होने की संभावना है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक महाराष्ट्र में होगी, जिसकी तारीख का ऐलान भी किया जा चुका है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक की तारीख में बदलाव की खबर सामने आ रही है। तो आखिर क्या है वो वजह जिसकी वजह से बैठक की तारीख में किया जा रहा है बदलाव? देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में होने वाले अगले आम चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी मुख्य पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पटना में विपक्षी गठबंधन ने ऐलान किया था। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। पटना में विपक्षी गठबंधन में 16 दल थे, जो बेंगलुरु में 26 हो गए। बेंगलुरु की बैठक में गठबंधन को नया नाम इंडिया भी मिल गया और कहा गया कि इंडिया की तीसरी और अहम बैठक 25-26 अगस्त को महाराष्ट्र में होगी, तो उसमें कई और पार्टियां भी शामिल हो जाएंगी, यानी गठबंधन में शामिल दलों की संख्या 30 के पार हो जाएगी। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक को उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी होस्ट करेगी। साथ ही इसमें कांग्रेस की भी प्रमुख भूमिका रहेगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में 25-26 अगस्त को होने वाली तीसरी बैठक टल गई है। बैठक की तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब बैठक सितंबर के अगले सप्ताह में होने का अनुमान है। खबर है कि एनसीपी चीफ शरद पवार अगस्त महीने में काफी व्यस्त रहेंगे और जिस समय इंडिया गठबंधन की बैठक होगी वो पश्चिमी महाराष्ट्र की यात्रा पर होंगे। उनके कई कार्यक्रम हैं और पवार नहीं चाहते हैं कि कार्यक्रमों को रद्द किया जाए, क्योंकि इस समय शरद पवार की पार्टी में टूट हुई है और भतीजे अजीत पवार से उन्हें चुनौती मिल रही है। कुछ और दलों ने भी तारीखों को लेकर अपनी समस्या बताई थी, जिसके बाद बैठक की तारीख बढ़ाने की तैयारी कर ली गई। ये तो तय है कि बैठक मुंबई में ही होगी, सिर्फ तारीख नहीं होगी। इंडिया गठबंधन की ये बैठक विपक्षी दलों के लिए काफी खास है। खास तो इस बार हमारा तिरंगा भी रहने वाला है। पीएम मोदी ने आज एक बार फिर मन की बात की और 15 अगस्त का दिन करीब आ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र भी किया और एक बार फिर लोगों से 15 अगस्त के दिन अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। लेकिन इससे पहले एक और खबर आई थी, वो भी तिरंगे से जुड़ी हुई थी। तो क्या है वो खबर? देखते हैं ये रिपोर्ट। कपड़े के राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। सूरत के लक्ष्मीपति मिल मालिक ने दावा किया है कि उसे 50 लाख तिरंगे बनाने का ऑर्डर मिला है। ये बात सिर्फ एक मिल की नहीं है, पूरे सूरत में जहां मिले हैं वहां तिरंगे बन रहे हैं। तिरंगा यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम काफी पहले से शुरू हो चुका है, क्योंकि अब अगर काम शुरू किया जाएगा तो 15 अगस्त तक मुश्किल से ही लोगों के पास तक पहुँचाया जा सकेगा। वैसे तिरंगा बनने और फहराने पर कोई सवाल नहीं है। सवाल एक साथ इतने ध्वज पहले से ही तैयार करने पर उठ रहे हैं कि आखिर 2 हफ्तों में ये कैसे बिक जाएंगे। कहीं गुजरात के व्यापारियों को राष्ट्र प्रेम के चलते नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, या फिर जिन्होंने ऑर्डर दिए हैं उन्हें घाटा उठाना पड़ेगा। लेकिन अब इसका जवाब आज पीएम मोदी ने दे दिया है। पीएम ने एक बार फिर हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार भी 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए। यानी अब राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बड़ी डिमांड आने वाली है। तिरंगा फहराने का आह्वान पीएम मोदी ने किया है, तो ऐसे में पिछले साल की तरह ही अधिकांश घरों पर तिरंगा ध्वज दिखाई दे सकता है। और इस बड़ी डिमांड को पूरा करने के लिए तैयारी गुजरात पहले ही कर चुका है। मामला राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा है, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद हंगामे की। संसद में कल एक बार फिर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष पहले ही साफ कर चुका है कि मणिपुर पर सरकार को जवाब देना होगा और ये जवाब खुद पीएम मोदी सदन में आकर दें। इसके लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो सोमवार को संसद में कैसा दिख सकता है नजारा, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष गठबंधन इंडिया का दबदबा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक अब संसद में मोदी मोदी के नारे भी कमजोर पड़ने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी सदस्यों की नारेबाजी के सामने जब विपक्षी सदस्य इंडिया इंडिया बोलना शुरू करते हैं तो बीजेपी सदस्य खामोश हो जाते हैं। ऐसे में सोमवार को संसद की बैठक में इंडिया का दबदबा फिर से दिखाई देगा, ये तो तय माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन भी मणिपुर से लौटकर संसद में वहाँ के हालातों की जानकारी देगा। लेकिन
लेकिन निगाहें सबसे ज्यादा राज्यसभा पर रहेंगी, क्योंकि राज्यसभा में सरकार दिल्ली अध्यादेश को पेश करने वाली है, जहां इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की ही परीक्षा होगी। अभी राज्यसभा में 239 सदस्य हैं, जबकि एनडीए के सदस्यों की संख्या 101 है। तो इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के सदस्यों की संख्या 100 है। मुकाबला कांटे का है और विपक्ष की पूरी कोशिश है कि विधेयक को राज्यसभा में रोक दिया जाए। वैसे लोकसभा में भी शक्ति परीक्षण होना है। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार कर चुके हैं और अब इस पर बहस की तारीख और समय तय होना है। और राज्यसभा अध्यक्ष ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। वैसे संकेत मिल रहे हैं 7-8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। 8 अगस्त को चर्चा के बाद पीएम मोदी का बयान होगा या फिर वोटिंग कराई जाएगी, यानी मानसून सत्र में मोदी सरकार की संसद के दोनों ही सदनों में परीक्षा होनी है।